हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रमीज़ नीट बायोलॉजी क्लासेस में। तो आइए आज की वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा की। फाइलम आर्थ्रोपोडा का स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल रमीज़ नीट बायोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। अगर हम लोग फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो ध्यान रखनी है कि आर्थ्रोपोडा खुद ये जो शब्द है ये अपने आप में बना है दो वर्ड से। द टू लैटिन वर्ड्स आर आर्थ्रोस विच मीन्स ज्वाइंटेड एंड पोडा विच मीन्स appendages। सो फाइलम आर्थ्रोपोडा में ऐसे ऑर्गेनिजम्स रखे गए, ऐसे एनिमल्स रखे गए जिनमें ज्वाइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। अगर हम लोग फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात करेंगे तो इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम विच इज़ फाउंड इन किंगडम एनिमेलिया। इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम प्रेजेंट इन किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में पाया जाने वाला लार्जेस्ट फाइलम जो है दैट इज़ अवर फाइलम आर्थ्रोपोडा। जितनी भी स्पीशीज़ पृथ्वी पर पाई जा रही हैं उसमें से 2/3 स्पीशीज़, 2/3 और यू कैन से 60 to 70% ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज़ ऑन अर्थ आर प्लेस्ड इन फाइलम आर्थ्रोपोडा। 2/3 स्पीशीज़ और यू कैन से 2/3 नेम्ड स्पीशीज़ ऑन अर्थ। पृथ्वी पर पाए जाने वाले 60 से 70% एनिमल्स ऐसे हैं जो फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेंबर्स हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा के अगर हम लोग जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो लेट अस स्टार्ट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। जनरल कैरेक्टर्स, यहाँ पर कुछ जनरल कैरेक्टर्स जिनको हमको कंसीडर करना है। दे आर द फर्स्ट इज हैबिटेट। सबसे पहला जनरल कैरेक्टर आता है हैबिटेट। अगर हम लोग आर्थ्रोपोडा के हैबिटेट को देखेंगे तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हर तरह के इन्वायरमेंट में पाए जा सकते हैं। जैसे कि ये लैंड पे भी पाए जा सकते हैं, वाटर में भी पाए जा सकते हैं और एयर में भी पाए जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अबाउट द हैबिटेट ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। हैबिटेट की बात करेंगे तो दे कुड बी फाउंड इन वाटर। वाटर में ये दोनों ही तरह के वाटर में पाए जा सकते हैं। दे कुड ईदर बी फाउंड इन ओशंस दैट इज योर मरीन वाटर, और ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। मरीन वाटर की अगर बात करते हैं तो मरीन वाटर के एग्जाम्पल में यहाँ पर आ जाता है लिम्यूलस। क्या आता है? लिम्यूलस। फ्रेश वाटर स्पीशीज़ की अगर बात करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के सो दैट इज़ योर डैफनिया। यहाँ पर डैफनिया आ जाता है। दूसरा हैबिटेट अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आ जाता है लैंड, यानी ज़मीन पर पाए जाने वाले जो आर्थ्रोपोड्स हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से जो एग्जाम्पल हमारी बुक में दिए हैं दे आर कॉकरोच एंड लोकस्ट। लोकस्ट का मतलब टिड्डा। द थर्ड इज दे आर ऑल्सो फाउंड इन एयर, और एयर में पाए जाने वाले जो आर्थ्रोपोड हैं इनके एग्जाम्पल्स में आता है हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो। और भी एग्जाम्पल्स हैं, ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। सो वी हैव टू रिमेंबर ऑल दीज एग्जाम्पल्स वेरी केयरफुली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके दूसरे जनरल कैरेक्टर की, दैट इज द बॉडी सिमेट्री। तो देखते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा की बॉडी सिमेट्री के बारे में। जब हम लोग बात करते हैं आर्थ्रोपोड्स के बॉडी सिमेट्री के बारे में, सो स्टूडेंट्स फाइलम आर्थ्रोपोड्स के जो मेंबर्स होते हैं दे शोज बाईलेटरल सिमेट्री। ये बाईलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। दे शो बाईलेटरल सिमेट्री। बाईलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है वन प्लेन इक्वल डिवीजन। वन प्लेन इक्वल डिवीजन यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कोई एक प्लेन ऐसा होगा बॉडी में जहाँ से
डिवाइड करने पर बॉडी दो इक्वल हाफ्स में बट जाती है, यानी कि डिवाइड हो जाती है। ऐसी सिमेट्री को हम लोग बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। आफ्टर दैट कम्स द लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अगर हम लोग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड। ऑर्गन सिस्टम लेवल। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट कम इज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मैंने आपको शुरुआती वीडियोस में बताया है कि सेगमेंटेशन जिन फाइलम्स में मिलता है वो 3 फाइलम्स हैं। मैंने वहाँ पे ट्रिक भी बताई थी आपको, ए स्क्वायर सी, दैट इज एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। तो यहाँ पर सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगले जनरल कैरेक्टर पे बढ़ते हैं, दैट इज सीलोम। अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों सीलोम की, तो सीलोम में क्या होता है, यहाँ पर ट्रू सीलोम पाया जाता है। ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट। ट्रू सीलोम is present, so it is known as coelomate, or you can also say eucoelomate भी हम लोग इसको कह सकते हैं। उसके बाद अगला जनरल कैरेक्टर जो यहाँ पर हम लोग को कंसीडर करना है, दैट इज द बॉडी फॉर्म। चलिए देखते हैं बॉडी फॉर्म के बारे में बात करते हैं। अगर बॉडी फॉर्म की बात करते हैं तो इसका जो एक्सोस्केलेटन होता है दैट इज हार्ड एंड इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। द एक्सोस्केलेटन इज काइटिनस। यहाँ पर काइटिनस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। काइटिनस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है जो हार्ड भी होता है और वाटरप्रूफ भी होता है। दैट इज हार्ड एंड वाटरप्रूफ। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि काइटिनस एक्सोस्केलेटन की वजह से ही इनका जो सर्वाइवल है वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है। द रीजन ऑफ देयर सक्सेसफुल सर्वाइवल इन ऑलमोस्ट एवरी कंडीशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस काइटिनस एक्सोस्केलेटन। सो हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट को इंक्लूड कर लेते हैं। इट इज द रीजन फॉर देयर सक्सेसफुल सर्वाइवल। उसके बाद अगर इसके बॉडी की बात करते हैं तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स हैं इनकी बॉडी को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। अगर हम लोग बॉडी की बात करते हैं तो इसकी बॉडी को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। 3 पार्ट्स, दैट इज हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। इसकी बॉडी को 3 पार्ट्स में बांटा गया, दैट इज head, number 2 is thorax, and number 3 is, or number C is abdomen. Body is divided into 3 parts, head, thorax and abdomen. Important बात जो यहाँ पर हम लोगों को ध्यान रखनी है वो हम लोग नोट करके इंक्लूड कर लेते हैं। ज्वाइंटेड अपेंडेजेस का होना इस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ज्वाइंटेड अपेंडेजेस जो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस फाइलम। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इस फाइलम का। यहाँ पर एक प्रोसेस मिलता है जिसको हम लोग एक्डाइसिस कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्डाइसिस कहते हैं, या फिर इसको हम लोग मोल्टिंग भी कह सकते हैं। दैट इज एक्डाइसिस और मोल्टिंग। अगर हम लोग एक्डाइसिस या मोल्टिंग की बात करते हैं तो एक्डाइसिस या मोल्टिंग का क्या मतलब होता है, जो एक्सोस्केलेटन होता है काइटिन का ये लगातार बदलता रहता है। दैट इज पुराना एक्सोस्केलेटन गिर जाता है, दैट इज इट इज शेड ऑफ एंड न्यू एक्सोस्केलेटन इज अपीयर्ड। तो क्या होता है, काइटिनस एक्सो स्केलेटन यहाँ पर जो है इज शेड ऑफ
and this shedding of chitinous exoskeleton is known as एक्डाइसिस। इसको हम लोग एक्डाइसिस कहते हैं। और एक्डाइसिस का महत्व क्या है, एक्डाइसिस की इंपॉर्टेंस क्या है? एक्डाइसिस जो है, जो अंदर ऑर्गन डेवलप कर रहे हैं, यानी जो बॉडी साइज बढ़ रहा है, उसको ग्रो करने के लिए प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड करता है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्डाइसिस? एक्डाइसिस का रीजन क्या है, एक्डाइसिस क्यों हो रही है? फॉर प्रोवाइडिंग स्पेस रेगुलरली टू द ग्रोइंग ऑर्गन्स। जो ग्रोइंग ऑर्गन्स हैं उनको बढ़ने के लिए स्पेस देना होता है, इसके लिए एक्डाइसिस होती है। क्योंकि हार्ड एक्सोस्केलेटन है, अंदर के ऑर्गन्स प्रॉपरली फैल नहीं पाएंगे या ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा ना हो कि ग्रोथ में हिंड्रेंस क्रिएट हो, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, एक्डाइसिस होता है। उसके बाद अगले कैरेक्टर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। द नेक्स्ट कैरेक्टर टू बी कंसिडर्ड हियर इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। किसकी बात करते हैं हम लोग? डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। अगर आर्थ्रोपोड्स में डाइजेस्टिव सिस्टम को देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को बच्चों कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है। यहाँ पर कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर डाइजेशन कैसा होता है? दैट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। यहाँ पर एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन पाया जाता है। उसके बाद जब हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ पर इनके रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन से ऑर्गन हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं। सो लेट अस नाउ कंसीडर द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स, अगर हम लोग रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो अलग अलग आर्थ्रोपोड्स में अलग अलग तरह के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, गिल्स यहाँ पर पाए जा सकते हैं। यहाँ पर गिल्स का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं बुक गिल्स भी पाए जाते हैं। अभी हम लोग देखेंगे सबके एग्जाम्पल। तीसरा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या पाया जा सकता है? अब ये बुक गिल्स मॉडिफाई होकर के बुक लंग्स में बदल सकते हैं। यहाँ पर बुक लंग्स भी पाए जाते हैं। और यहाँ पर लास्ट दैट इज ट्रैकियल सिस्टम भी पाया जाता है। ट्रैकियल सिस्टम भी यहाँ पर पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं किसमें कौन सा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर मिलता है। अगर बात करते हैं गिल्स की, तो गिल्स पाया जाता है एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में। जाहिर सी बात है, गिल्स पानी में रहने वालों में रेस्पिरेशन करता है, जो ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते हैं। तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं यहाँ पर गिल्स पाए जाते हैं, जैसे कि प्रॉन्स, क्रैब्स एटसेट्रा। वहीं अगर बात करते हैं बुक गिल्स की, तो बुक गिल्स पाए जाते हैं लिम्यूलस में। बुक गिल्स किस में मिलते हैं? लिम्यूलस में। लिम्यूलस को हम लोग किंग क्रैब भी कहते हैं। लिम्यूलस इज ऑल्सो नोन एज किंग क्रैब और द लिविंग फॉसिल। इसको किंग क्रैब या फिर द लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। बुक गिल्स इनको क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज ये अपीयरेंस में ये कैसे होते हैं? दे आर लाइक पेजेस ऑफ ए बुक। they appears as pages of book। और इनकी यूनिट क्या होती है? इनकी यूनिट होती है लैमिले। द यूनिट इज लैमिले। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों बुक लंग्स की,
तो बुक लंग्स में क्या होता है, बुक लंग्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ बुक गिल्स। ये क्या होते हैं, दीज आर मॉडिफाइड बुक गिल्स। बुक गिल्स में मॉडिफिकेशन हुआ तो बुक लंग बन गया। ये बहुत बार पूछा जाता है, इसके एग्जाम्पल्स बहुत बार पूछे जाते हैं। इट इज फाउंड इन स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर्स। स्कॉर्पियन और स्पाइडर्स में बुक लंग्स पाए जाते हैं। अगर बात करते हैं ट्रैकियल सिस्टम की, तो यहाँ पर क्या होता है, द ट्रैकियल सिस्टम कैसे बना होता है, दिस ट्रैकियल सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रांच्ड इलास्टिक एयर ट्यूब्स। यहाँ पर ब्रांच्ड इलास्टिक एयर ट्यूब्स यानी लचीले एयर ट्यूब्स पाए जाते हैं जिनमें ब्रांचिंग होती है। एंड दीज एयर ट्यूब्स आर नोन एज, इनको क्या बोला जाता है, ट्रैकिए बोला जाता है। दे आर नोन एज ट्रैकिए। इनको हम लोग ट्रैकिए कहते हैं, ट्रैकिए बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाता है, दैट इज कॉकरोच एंड मॉस्किटो। ये किस में आ जाता है, ट्रैकियल सिस्टम के एग्जाम्पल्स में आ जाता है। अगले जनरल कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जनरल कैरेक्टर यहाँ पर कौन सा है स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर विच वी हैव टू कंसीडर इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर कैसा मिलेगा, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर मिलता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अगला जनरल कैरेक्टर कौन सा आता है, दैट इज द सेंसरी सिस्टम। सेंसरी सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पर कई सारे सेंस ऑर्गन्स की तरह काम करने वाले स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। उनमें से कुछ जो हम लोगों के बुक में मेंशन्ड है मैं उनकी बात करता हूँ। द फर्स्ट इज एंटीने। द फर्स्ट इज एंटीने। एंटीने किसको रिसीव करते हैं, टच एंड स्मेल। ये टच और स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। टच को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स को हम लोग कहते हैं टैक्टाइल रिसेप्टर। ये सब आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर नोन एज टैक्टाइल रिसेप्टर्स। इनको हम लोग टैक्टाइल रिसेप्टर्स कहते हैं। वहीं पर स्मेल को डिटेक्ट करने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं दे आर नोन एज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। इनको हम लोग ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहते हैं। दूसरा सेंस ऑर्गन यहाँ पर जो मिल सकता है दैट इज द आई। आई की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सिंपल और कंपाउंड दोनों तरह की आई पाई जा सकती है। सिंपल एंड कंपाउंड आई। सिंपल आई को हम लोग ऑसिली भी कह सकते हैं। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो तीसरा जो यहाँ पर सेंस ऑर्गन जो है दैट इज योर स्टैटोसिस्ट। दैट इज योर स्टैटोसिस्ट। स्टैटोसिस्ट की खास बात क्या है कि इट एक्ट एज बैलेंसिंग ऑर्गन। इट एक्ट एज बैलेंसिंग ऑर्गन। ये बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह काम करता है। ये इसकी बॉडी को बैलेंस प्रोवाइड करता है। उसके बाद जब अगले कैरेक्टर में हम लोग चलते हैं द नेक्स्ट कम इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब किसकी बात करते हैं हम लोग, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं। अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर मालपीगियन ट्यूब्यूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, हमारा मालपीगियन ट्यूब्यूल है। अच्छा, दिस मालपीजियन ट्यूब्यूल इज अटैच्ड टू द एलिमेंट्री कैनाल। ये किससे लगा रहता है, ये जुड़ा रहता है एलिमेंट्री कैनाल से। इट इज अटैच्ड टू द एलिमेंट्री
कैनाल, और यहाँ पर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको एलिमेंट्री कैनाल में ही रिलीज कर दिया जाता है, और एलिमेंट्री कैनाल की जो लास्ट ओपनिंग है दैट इज एनस, एनस के थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी के बाहर किया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द नाइट्रोजनस वेस्ट, अगर बात करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट की, सो नाइट्रोजनस वेस्ट इज रिमूव्ड with fecal matter through the एनस के थ्रू इसको रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद अगला कैरेक्टर आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसकी बात करते हैं अब? रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो यहाँ पर जो कंडीशन पाई जाती है दैट इज डायोइशियस कंडीशन। डायोइशियस कंडीशन का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल कंडीशन, विच मीन्स मेल एंड फीमेल आर रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट इंडिविजुअल। मेल बॉडी अलग होगी और फीमेल बॉडी अलग होगी। और यहाँ पर कैसी कंडीशन पाई जाती है? ये अंडा देते हैं सीधे, दैट इज वाई दे आर नोन एज ओविपेरस और एग लेइंग एनिमल्स। इनको हम लोग एग लेइंग एनिमल्स भी कहते हैं। उसके बाद अगर रिप्रोडक्शन की और बात करते हैं तो अगली बात आती है फर्टिलाइजेशन। सो यहाँ पर अगर हम लोग फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इस कंडीशन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। कैसा फर्टिलाइजेशन मिलेगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस विद इन द बॉडी ऑफ फीमेल, फीमेल बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, यूजुअली मैं आपके लिए बता रहा हूँ लैंड आर्थ्रोपोड्स की कंडीशन। लैंड आर्थ्रोपोड्स में यूजुअली इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही मिलता है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट डेवलप करता है एम्ब्रियो में, फिर ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है, ये जाइगोट के डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं। तो डेवलपमेंट यहाँ पर कैसा होता है? यहाँ पर दोनों ही तरह का डेवलपमेंट पाया जा सकता है, विच मीन्स यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरह का डेवलपमेंट मिलेगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं, विच मीन्स यहाँ पर लार्वल स्टेज पाई जाएगी। द लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट, लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट। और ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के एग्जाम्पल्स में कौन आ जाता है? दैट इज क्यूलेक्स, एनोफिलीस एंड बॉम्बिक्स। यहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलता है, यानी कि यहाँ पर जब जाइगोट डेवलप करता है तो लार्वल स्टेज पाई जाती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम अब बात करते हैं ओवरऑल एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। लेट अस टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स। यहाँ पर एग्जाम्पल्स में अलग अलग तरह से कैटेगराइज किया गया है। कुछ यूजफुल आर्थ्रोपोड्स भी हैं, कुछ ऐसे आर्थ्रोपोड्स हैं जो बीमारियों को फैलाते हैं, दैट इज दे एक्ट एज वेक्टर्स, और कुछ ऐसे आर्थ्रोपोड्स हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, दैट इज जो फसल वगैरह को नुकसान पहुंचाते हैं। इनको हम लोग कहते हैं ग्रिगेरियस पेस्ट, दे आर नोन एज ग्रिगेरियस पेस्ट। चलिए देखते हैं ये तीनों कंडीशंस में कौन कौन से एग्जाम्पल्स रखे गए। अगर बात करते हैं हम लोग यूजफुल आर्थ्रोपोड्स की, तो यहाँ पर आ जाता है एपिस। एपिस मीन्स हनी बी, मधुमक्खी जो है ये क्या देती है? इट प्रोवाइड्स अस हनी एंड वैक्स। द सेकेंड इज बॉम्बिक्स। बॉम्बिक्स को हम लोग कॉमनली सिल्क वॉर्म कहते हैं, ये हम लोगों को सिल्क प्रोवाइड करती है। द थर्ड इज लैसिफर। लैसिफर मीन्स लाक इंसेक्ट, लाक इंसेक्ट हम लोग कहते हैं इसको, एंड इट प्रोवाइड्स अस लाक।
और ये लाक का प्रयोग किस में किया जाता है? दिस लाक इज यूज्ड इन मेकिंग टॉयज, बैंगल्स एटसेट्रा। मेकिंग ऑफ टॉयज, बैंगल्स एटसेट्रा। टॉयज या बैंगल्स या इस तरह की चीज़ों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो दूसरे एग्जाम्पल्स यहाँ पर वेक्टर को देखते हैं। वेक्टर में पहला आएगा, आपको जो ध्यान रखना है, दैट इज योर एनोफिलीज। एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज बेसिकली किस बीमारी के लिए वेक्टर का काम करती है? मलेरिया के लिए। क्यूलेक्स की अगर बात करें तो क्यूलेक्स इसके लिए वेक्टर का काम करती है फाइलेरियासिस के लिए, फाइलेरियासिस के लिए। उसके बाद अगर बात करते हैं एडीज की, तो एडीज एक्ट एज वेक्टर फॉर डेंगू एंड चिकुनगुनिया। डेंगू एंड चिकुनगुनिया। उसके बाद अगर बात करते हैं रैट फ्ली की, रैट फ्ली एक्ट एज वेक्टर फॉर प्लेग। ग्लॉसिना, ग्लॉसिना जिसको हम लोग सीसी फ्लाई भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज सीसी फ्लाई। दिस सीसी फ्लाई एक्ट एज वेक्टर फॉर ए डिजीज कॉल्ड स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस में ये वेक्टर का काम करती है। उसके बाद जो लास्ट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, दैट इज फेलोबोटोमस, दैट इज फेलोबोटोमस। ये फेलोबोटोमस एक्ट एज वेक्टर फॉर ए डिजीज नोन एज काला अजर। फेलोबोटोमस को हम लोग कॉमनली सैंड फ्लाई भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने बोला है दीज आर वेक्टर्स। वेक्टर मीन्स डिजीज स्प्रेडिंग ऑर्गेनिजम्स, डिजीज स्प्रेडिंग ऑर्गेनिजम्स, जो बीमारी को फैला रहे हैं, नॉट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। ये डिजीज स्प्रेड कर रहे हैं, डिजीज कॉज नहीं कर रहे हैं, ये पैथोजेंस नहीं है, ये वेक्टर्स हैं। ठीक है, जो वेक्टर होते हैं ये बीमारी को फैलाते हैं, पैथोजन जो होते हैं वो बीमारी कॉज करते हैं। मलेरिया को फैला रही है फीमेल एनोफिलीज, लेकिन मलेरिया हो किसकी वजह से रहा है? दैट इज और प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है। इसी तरह से हम लोगों को ध्यान रखना होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं ग्रिगेरियस पेस्ट की, तो ऐसे कीड़े जो नुकसान पहुंचाते हैं, यहां पर आप याद रख सकते हैं लोकस्ट, जिसको हम लोग साइंटिफिकली लोकस्टा कहते हैं, कॉमनली लोकस्ट कहते हैं। ये इट इज डेंजरस टू क्रॉप्स, ये जो होता है दिस इज डेंजरस टू क्रॉप्स। ये क्रॉप्स के लिए डेंजरस यानी कि खतरनाक हो सकता है। इस तरह से हम लोग ने जितना भी एनसीईआरटी में कंटेंट दिया है उसको कवर किया, और इसके अतिरिक्त जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसको हम लोग ने उसको भी कवर किया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ गो एंड डू सब्सक्राइब इट वेरी फास्ट, बिकॉज वी आर गोइंग टू अपलोड द न्यू वीडियोज़ एट अ वेरी क्विक रेट। थैंक यू।